Well, my dear boys, I welcome you all. Hope you will be fine. अभी मुझसे कुछ बच्चों ने डिस्कस किया था। डिस्कस क्या आपने, मैं यहाँ पर एक रेफरेंस आप लोग देना चाहूंगा कि एनसीईआरटी की बुक अगर आप कुछ लोगों ने स्टडी किया होगा तो उस बुक के एंड में जो चैप्टर के एंड में, चैप्टर जहाँ खत्म होता है वहां पर उस चैप्टर में जितने भी फिजिकल टर्म्स आए हुए हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उनका यूनिट और डायमेंशन लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप जानते हैं डायमेंशन आपके जो है सिलेबस का, कैरिकुलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसको आप 11th क्लास में ही पढ़ते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिकल हम अभी मोस्टली हम लोग जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, कुछ स्टडी किया है, वो था इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर था। तो उसमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं उसकी डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन आपने बहुत कुछ कैलकुलेट किया होगा, लेकिन हो सकता है कुछ टर्म्स आपके पास नए आपको लगे, उसकी डायमेंशन में आपको दिक्कत होती हो। जैसे भी मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था सर ये रिलैक्सेशन टाइम का डायमेंशन आया था किसी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम या जो भी होता उनके एग्जाम में आया था। बोर्ड के एग्जाम में रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सेट्रा सब आए हुए थे क्वेश्चन। तो कुछ दिक्कत हुई थी, फेस हुई थी, तो मुझसे लोगों ने कहा कि इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। तो जब मैंने एनसीईआरटी की बुक जब स्टडी का तो मुझे जरूर ये मिलता है, मैं जरूर इसको देखता हूँ कि इसमें कौन कौन से टर्म्स है, क्या उसकी डायमेंशन क्या क्या है। तो आज उसी पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं। कुछ लोग मुझसे पूछने आए थे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है 2008 में शायद जेईई में आया भी है, जब पहले मेंस और एडवांस नहीं होता था, सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम होता था फॉर द एडमिशन इन आईआईटीज ओनली। तो उस वक्त ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन जो आया था ये नीट का, ये किसी साल ये नीट में आया था, किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आया था। तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म करके फिर आपको जो है थोड़ा सा जो टर्म्स यूज किए गए, टर्मिनोलॉजी, उनकी क्या डायमेंशन है, उसकी क्या यूनिट है, उसमें कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते तो हमारे फिजिक्स टीचर ने कहा था, और किसी टर्म्स की डेफिनेशन लिखने को आती है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखने को आती है, तो डेफिनेशन तब तक नहीं कंप्लीट होती है जब तक उसकी डेफिनेशन के साथ साथ उसकी यूनिट और उसका डायमेंशन ना लिखे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलता है। तो खैर एग्जामिनेशन की बात थी जो हम लोग पढ़ते थे, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिए, जो भी स्टडी कर रहे हैं उसको जरूर देखिए, क्योंकि स्केलर है कि वेक्टर है, उसकी यूनिट क्या है और उसकी डायमेंशन क्या है। तभी उस पर भी आते हैं, 10-5 मिनट की चर्चा उस पर भी करेंगे। फिलहाल ये 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन फॉलोइंग, find the value of current flowing in 2 ohm resistance for the circuit drawn below। एक सर्किट ड्रा किया गया है, इसमें बताना है 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। ऑप्शन इज 2 एम्पियर, 0, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर। ऑप्शन विदाउट एनी डिले, in this case if the circuit is drawn like this, there is only one path. In every case whether it is AC circuit or DC circuit, current will be 0। क्योंकि देखिए करंट को फ्लो होने के लिए एक पाथ चाहिए। आपका जो सर्किट बना हुआ है, सर्किट इज लाइक दिस, इट इज 10 ohm, 20 10 volt, 20 volt, 10 ohm, it is 10 ohm and it's 5 ohm and it's 10 volt। ये रेजिस्टेंस आपको 2 ohm का है। तो आपको इसमें सर्किट में करंट जो है आपको पता करनी है। तो देखिए वैसे भी आपको अगर सर्किट को थोड़ा स्टडी करें तो आपको ये पता लगेगा। जैसे देखिए ये बैटरी अगर ये 10 वोल्ट की है तो ये 10 वोल्ट पे होगा और ये 0 वोल्ट पे होगा। तो ये बैटरी का जो है ये क्या कहते हैं, ये भी 0 वोल्ट पे है। और ऐसे ये भी देखें तो ये भी हमारा 0 वोल्ट, यानी कोई पोटेंशियल है ही नहीं। इस केस में देखिए ये सब ठीक है, पोटेंशियल वगैरह नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस कोई है नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए कम से कम 2 पाथ चाहिए, एक रिटर्न पाथ भी चाहिए, क्योंकि किसी सोर्स से जितनी करंट जाती है उतनी ही करंट उसमें वापस आती है। जैसे मान लिया कि ये सर्किट आपका है, ये सर्किट इस तरह से है, आई करंट गई, फिर आई करंट आने भी चाहिए, ये पाथ बना होगा, यानी एक ये बना, ऐसे गई फिर ऐसे आ गई। इसके लिए कोई पाथ ही नहीं है। ये भी एक बहुत बस इसी के बेस पे कह सकते हैं हमारी 0 करंट है।
लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे करेंगे तो यहाँ पर भी जीरो जीरो वोल्ट है, यहाँ पर भी 0 वोल्ट है, मीन्स नो पोटेंशियल डिफरेंस. So no potential difference. Therefore, there will be no current flowing in 2 ohm resistor. So the option is B 0. इस तरह का सर्किट कहीं नहीं जहां पर सिर्फ एक पाथ है, यानी जो करंट फ्लो हो रही है, जैसे मान लो इस बैटरी से जा रही है, ये करंट पूरी पूरी इसमें फ्लो होकर के जाएगी. जैसे ये 10 वोल्ट है, ये 5 है, तो 2 एम्पीयर करंट इसमें जाएगी. और इसी तरह से ये भी है 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, इसमें भी 2 एम्पीयर की करंट इसमें जाएगी, लेकिन इसमें नो करंट, नो करंट विल फ्लो. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इसको बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लीजिए. अगर इस तरह कहीं भी सर्किट मिलता, हो सकता है आज आपको अचानक आता है इस तरह क्वेश्चन कोई, या आपके बोर्ड में कहीं किसी में, तो जो ये वाला पार्ट है जिसमें सिर्फ एक ब्रांच है, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल सेम पोटेंशियल पे है. ये देखिए, इससे भी है कह सकते हैं दोनों से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए करंट विल नॉट बी फ्लो, करंट विल नॉट फ्लो. लेकिन जाने के लिए, करंट फ्लो होने के लिए एक आने का भी रास्ता चाहिए, और उसी तरह फिर ये जाने का रास्ता. जैसे देखिए क्लोज पाथ है, इसमें कोई क्लोज पाथ है ही नहीं, इस पार्ट में, यानी इसके लिए कोई क्लोज पाथ है नहीं. अच्छा, कभी कभी आप पूछ सकते हैं कि इस तरह का कोई सर्किट बना होता है, इस तरह से इसमें पूछ लेते हैं, तो इसमें ये लिखा रहता है इट इज द पार्ट ऑफ सर्किट. ये सर्किट का पार्ट है, ये नहीं कि सर्किट कंप्लीट सर्किट बना हुआ है. अगर ऐसा होगा तो इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगी, लेकिन ये क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द सर्किट. क्लोज पाथ करंट के लिए होना जरूरी है. क्लोज पाथ इज मस्ट फॉर फ्लोइंग द करंट. तो ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, इसको देख लीजिए. इस तरह क्वेश्चन अपने माइंड में बैठा लीजिए. कहीं अगर आता है तो उसका आंसर बिना कुछ डिले, बिना कुछ सोचे उसको 0 लिखिए. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, ये भी जेई में, सॉरी ये नीट में कभी आया था, ये कि देयर आर 3 बल्ब्स कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर. 3 बल्ब है जो कि इस तरह से हमारे पास ये कनेक्टेड हैं. ये देखिए, ये लिखा हुआ है 3 बल्ब्स B1, B2 एंड B3 आर कनेक्टेड टू मेंस एज शोन इन द फिगर बिलो. हाउ विल द इनकैंडेसेंस ऑफ बल्ब B1 विल बी अफेक्टेड इफ वन ऑफ द bulbs B2 or B3 is fused from the circuit. 3 बल्ब है, ये हमारा B1 है, ये हमारा B2 है, ये B3 है, और ये मेन से इसको हमने कनेक्ट कर दिया. चाहे मेन से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो मेन मीन कोई बैटरी है, अगर डीसी है तो इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया है, एसी है तो कुछ और लिखे, कुछ और सिंबल बनाएंगे इसके लिए. तो अब देखिए इसमें क्या करना है. जिसमें जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है नो चेंज इन द इनकैंडेसेंस, यानी इनकी जो है रोशनी में जो लाइट, जो प्रकाश बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. इनकैंडेसेंस में इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बल्ब B1 विल बिकम ब्राइटर. अब क्या होगा, बल्ब B1 अगर कोई इसमें से फ्यूज हो जाए तो क्या बल्ब B1 तेज जलेगा और ज्यादा रोशनी से जलेगा. और तीसरा है बल्ब B1 विल बिकम लेस ब्राइटर, ये कम ब्राइट हो जाएगा, यानी ये डिम हो जाएगा थोड़ा सा, जो पहले इसकी लाइट थी वो डिम हो जाएगा. और चौथा ऑप्शन है बल्ब B1 में बिकम ब्राइटर और डिमर डिपेंडिंग अपॉन द कैंडल पावर ऑफ द बल्ब. कैंडल पावर फोटोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा. कैंडल पावर इज द यूनिट ऑफ द लुमिनस इंटेंसिटी. ये कैंडल पावर ये रिप्रेजेंट करता है कौन बल्ब ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा है, किससे ज्यादा रोशनी निकल रही. तो खैर वो बात का तो देखा जाएगा. इसमें बताना चारों ऑप्शन में से क्या है. अगर ये 3 बल्ब हैं, तीनों की पोजीशन सर्किट में दी हुई है, इसमें से B2 या B3 फ्यूज हो जा रहा है, तो क्या होगा. ठीक है, चलिए देखते हैं इसको. चलिए इसी सर्किट में हम देखते हैं, इसी सर्किट में देख करके इसको हम ये करते हैं. इसको मैं मिटा दे रहा हूं फिर से. देखिए, मान लीजिए, चलिए फिर से मैं ड्रा करता हूं सर्किट को. ये मेंस है जिससे हमें सप्लाई जा रही है, ये हमारा एक बल्ब है. ये हमारा बल्ब है, एक बल्ब ये है. और एक बल्ब हमारा ये है. ये बल्ब है, ये बल्ब ये B1 है, और ये हमारा है B2 है, और ये हमारा B3 है. ये हमारा मेन सप्लाई है.
में जो लिखा हुआ है मीन्स सप्लाई जो उसमें जा रही है, इससे बल्ब हमारा जल रहा है। तो क्या होगा बताइए, इसमें कोई भी बल्ब फ्यूज हो जाए, बल्ब फ्यूज हो गया, सपोज कर लिए मान लीजिए ये बल्ब फ्यूज हो गया, ये B1 क्या हुआ, ये फ्यूज हो गया। जब ये फ्यूज हो जाता है तो ये नहीं जानते, जब कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है तो काम नहीं करता है। इसलिए काम नहीं करता क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं होती है, जब ओपन सर्किट हो जाता है, कोई इसका फिलामेंट टूट जाता है। जब कोई भी फिलामेंट टूट जाएगा तो इसमें कोई करंट जाएगी नहीं, मींस ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किटेड हो जाएगा। ये ओपन सर्किटेड हो जाएगा, ये ओपन सर्किटेड हो जाएगा, ओपन सर्किटेड हो जाएगा। अब सपोज के लिए पहले ओपन सर्किटेड नहीं था, जैसे इसी में था, जब यहां से कोई करंट गई थी, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस हमारे पास था R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। ये हमें नहीं पता कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है किसका कम है, क्या नहीं। तो हमें सिर्फ बल्ब B1 के बारे में बताना है। देखिए जब ये दोनों रेजिस्टेंस जल रहे थे, काम कर रहे थे, यानी दोनों में से कोई, दोनों ही वर्किंग कंडीशन में थे, कोई फ्यूज नहीं हुआ था, तो इन दोनों का जो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस रहा होगा, ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, यानी इन दोनों के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 रहा होगा। ठीक है, और ये पूरे सर्किट का द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट, होल नेटवर्क, ये क्या हो जाएगा, ये भी रेजिस्टेंस, क्योंकि ये इन दोनों के सीरीज में है, मींस R1 प्लस R इफेक्टिव, जिसकी वैल्यू हमारी R इफेक्टिव की कितनी है, R1 R2 इंटू R1 प्लस R2 है। ठीक है, ये भी आ गया। अब कोई बल्ब, तो ये हमारी हो जाएगी। अच्छा, इस तरह से हम करंट भी निकाल सकते हैं, बल्ब से जाने वाली करंट। तो करंट जो हमारी होगी, I विल बी इक्वल टू जो वोल्टेज मेंस में जा रही है वो, और प्लस R इक्विवेलेंट या R इफेक्टिव ऑफ द होल सर्किट। तो अब R इफेक्टिव जो है, ये पूरे सर्किट में जब ये पैरेलल में है, तो आप जानते हैं जब पैरेलल में जो जब रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, तो जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम उसकी वैल्यू आती है। यानी अगर ये कह दें कि ये 5 वोल्ट है, 5 ओम है, ये 10 ओम है, तो इसकी इफेक्टिव जो आएगी कितनी आएगी, करीब 4 आएगी और कुछ आएगी, क्योंकि इससे भी कम है। अच्छा, अब इसमें से कोई फ्यूज हो गया, इसमें से क्या हुआ, अच्छा ये मान लीजिए करंट हमारी आई थी, इसमें से कोई फ्यूज हो गया। जब कोई बल्ब फ्यूज हो गया, जैसे मान लीजिए यही था हमारा, फ्यूज हो गया, तो अब इधर हमारी कोई करंट जाएगी नहीं, इधर क्या होगी हमारी, कोई करंट इधर कोई जाएगी ही नहीं, सारी करंट, ये करंट जो जा रही थी आई, ये ऐसे जाकर के ऐसे चली जाएगी। यानी अब ये जो रेजिस्टेंस था R3 जो रेजिस्टेंस था R1 के क्या है, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, ये R2 था, ये R3 था। अब ये जो रेजिस्टेंस था R3 के किस में आ गया है, सीरीज में आ गया है। तो अब जो इस केस में जो होगा, ये R इफेक्टिव इस केस में होगा, ये क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। तो जाहिर सी बात है, ये इफेक्टिव जो है, मान लीजिए ये इफेक्टिव डैश है, सपोज के लिए ये इफेक्टिव डैश है, और ये जो इफेक्टिव आया था R1 प्लस R, चलिए इफेक्टिव, और ये R इफेक्टिव डैश R इफेक्टिव है। तो ये जो हमारा आ रहा है, इस केस में जो R इफेक्टिव आ रहा है, बल्ब फ्यूज होने के बाद इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी। ई इफेक्टिव डैश विल बी मोर देन R इफेक्टिव से इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तो क्या हुआ, करंट इसमें कम जाएगी। इस बल्ब के फ्यूज होने से क्या हुआ, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, दोनों रेजिस्टेंस क्या हुए, दोनों बल्ब सीरीज में आ गए। जब दोनों बल्ब सीरीज में आ जाएंगे तो क्या होगा, बल्ब B1 में करंट कम जाएगी, यानी जो करंट यहां जा रही थी वो करंट यहां जाएगी, यानी बल्ब B1 जो है ये डिमर हो जाएगा, क्योंकि कम करंट जा रही, पावर कम डेवलप होगा, इसलिए बल्ब B1 विल बी डिमर। और ये भी है कि बल्ब B3 भी डिमर हो जाएगा, हालांकि B3 के बारे में नहीं कुछ पूछा गया है। ऐसे ही अगर B3 हो जाए, फ्यूज हो जाए, ये सर्किट आउट हो जाएगा, ये सर्किट में लग जाएगा, ये हमारा सर्किट में लग जाएगा, ये सर्किट में लग जाएगा। यानी ये अब R1 और R2 दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तभी करंट कम हो जाएगी। यानी दोनों केस में क्या हुआ, किसी एक बल्ब के फ्यूज होने से
चाहे B2 फ्यूज हो चाहे B3 फ्यूज हो, करंट हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी, बिकॉज जो दो बल्ब आएंगे वो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। इसलिए बल्ब की जो इंटेंसिटी है, जलने की इंटेंसिटी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, बल्ब B1 की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। हालांकि इसकी भी ब्राइटनेस कम होगी, लेकिन बल्ब B1 के बारे में पूछा गया है। तो समझ रहे हैं ना कि अगर दो बल्ब पैरेलल में लगे थे, एक उसके सीरीज में था, जब इसमें से कोई पैरेलल वाला पार्ट फ्यूज हो जाएगा तो उसमें करंट कम जाएगी, क्योंकि उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा सीरीज में आने की जैसे बढ़ जाएगा, करंट कम जाएगी, जिससे पावर कम डेवलप होगा और उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, यानी वो डिमर हो जाएगा। तो यानी नो चेंज इन द इनकैंडेसेंट, ये नहीं है, ये नहीं होगा। और ये बल्ब B1 विल बिकम ब्राइटर, ये भी नहीं ब्राइट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डिम होगा। तो बल्ब B1 विल बिकम लेस ब्राइटर, ये जो होगा कम ब्राइटर होगा, यानी ये हमारा ऑप्शन सही है। और जो बल्ब B1 में बिकम ब्राइटर और डिमर डिपेंडिंग अपॉन द कैंडल पावर ऑफ द बल्ब, कैंडल पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम उसको ये जब हम चेंज करेंगे वोल्टेज या करंट एक्टिव तभी होगा जब हम उसको करेंगे। तो बल्ब इससे हमारा मतलब कोई अभी फिलहाल ये नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ी, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सही क्या है, ऑप्शन सी है, क्योंकि बल्ब डिमर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लेस करंट विल फ्लो, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस हो गए, जो दो बल्ब थे दोनों सीरीज में आ गए, चाहे वो B2 हो चाहे B3 हो, तो फिर कोई भी बल्ब फ्यूज हो जाए, यानी B2 और B3 में से अगर कोई भी बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो B1 की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, यानी वो डिम हो जाएगा, डिमर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी इज करेक्ट। तो ठीक है, उसको हम अब मिटाते ही, सिंपल था, बहुत ज्यादा उससे मैं टाइम नहीं देना चाहता हूं। अच्छा, अब जो आते हैं कि थोड़ा सा जो डायमेंशन था इसमें, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा किया है कि हर चैप्टर के एंड में उस फिजिकल क्वांटिटी जो टर्म्स उस चैप्टर में यूज हुए हैं सबकी जो है उन्होंने डायमेंशन लिख दिया है। इसकी उन्होंने डायमेंशन लिख दिया है, तो उसको मिटा दूं, थोड़ा सा क्लियर आए। ज्यादा नहीं, बस नॉट मोर देन 10 मिनट्स, इससे ज्यादा मैं आपका देखिए। तो जो है कि कभी कभी आता है, कभी कभी क्या अक्सर आता है, चाहे वो नीट में आए चाहे वो जेई में आए, किसी में आए, वो जरूर आता है डायमेंशन, कुछ इलेक्ट्रिकल के टर्म से। इसी तरह से कुछ अगर मैकेनिकल में, कुछ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में टर्म न यूज हो, उसका भी डायमेंशन देखने को दे देता है। जैसे डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस भी रेजिस्टेंस ही, उसका भी यही होगा। और इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म है, तो वो जो है उस पर भी, उसकी भी डायमेंशन होती है। कोई भी, जैसे वेलोसिटी हो, कोई भी, चाहे डेप्थ वेलोसिटी हो चाहे वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, सी, ना कि दोनों में बहुत फर्क हो, दोनों की मैग्नीट्यूड बहुत कम, बहुत ज्यादा, बहुत डिफरेंस है। वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है किसी इलेक्ट्रॉन को, मेटल में इलेक्ट्रॉन जिससे ड्रिफ्ट करता है वो बहुत होती है, मिलीमीटर पर सेकंड में होती है, बहुत ही कम है, उससे कंपेरिजन नहीं। लेकिन डायमेंशन दोनों की सेम होगी बिकॉज बोथ आर द वेलोसिटी। तो ठीक है, इसमें हमें जो टर्म्स यूज हुए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उनकी डायमेंशन हमारी क्या होती है, ये अक्सर आता है, इससे एक दो क्वेश्चन हमेशा एक आध सवाल छोड़ करके ये जरूर आ जाता है। तो ठीक, हम इसमें देखते हैं। अब जो चलिए इसको लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर द फिजिकल quantities used in current electricity। चलिए ठीक है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो टर्म्स यूज है, जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, उसका क्या होता है, क्या फार्मूला होता है। सब लोगों ने डायमेंशन पढ़ा होगा, 11th क्लास से ही पढ़ते हम लोग आए हैं कि डायमेंशन जो होता है, जो फंडामेंटल यूनिट होती है, उसी का पावर होता है। डायमेंशन की जो डेफिनेशन है, द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इन व्हिच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड। फिजिकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल यूनिट यूज हुई है, उसका कितना पावर होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि फंडामेंटल यूनिट हमारी कितनी है फिजिक्स में, 7 है। कौन कौन सी है, मास है, लेंथ है, टाइम है, और इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी यूनिट कैंडेला होती है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम मोल कहते हैं। साथ ही फंडामेंटल यूनिट है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी होगी, ये सातों जो है उसी से मिलकर के हमारी ये बनी होगी। उसी में ये जरूर इसी में से सातों फिजिकल फंडामेंटल यूनिट में से कोई ना कोई क्वांटिटी होगी। जैसे स्पीड है, स्पीड होती है लेंथ अपॉन टाइम, इसमें लेंथ का भी डायमेंशन है और टाइम का भी डायमेंशन है। जैसे देखिए जो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम यूनिट होती है, जैसे जो फंडामेंटल यूनिट है, मास को जो है, मास को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो लेंथ होती है उसको l से उसका डायमेंशन होती है, टाइम को हम t से करते हैं, करंट को जो हम करते हैं एम्पियर। करंट इज द फंडामेंटल यूनिट, आप याद रहे, करंट जो हमारी है फंडामेंटल यूनिट है। और जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सी जगहों पर ये थीटा भी आता है ये। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है कैंडेला, CD कैंडेला कहते हैं ये। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो होता है मोल, MO, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमारी चारों 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। इन्हीं के टर्म में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी जरूर वो आएगी। जैसे स्पीड में होगी डिस्टेंस के लिए L और टाइम के लिए T, तो हो जाएगी T-1। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, लेकिन जो यूज हुए हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला टर्म हमारा पास क्या है, पहला जो है इलेक्ट्रिक करंट है ये, यानी पहली जो हमारी यूनिट है वो है ये इलेक्ट्रिक करंट है ये। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम क्या बोलते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी। और ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट इज द फंडामेंट, चार्ज फंडामेंटल यूनिट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल यूनिट है। और इसका जो डायमेंशन होती है, यानी I की जो डायमेंशन होती है, I जो होती है ये, इसकी जो डायमेंशन होती है I की, डायमेंशन फार्मूला ये होता है E, एम्पियर। यूनिट क्या जैसे होती है ये एम्पियर, SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इसे छोटी यूनिट मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर या जो भी हो, किलो एम्पियर ये भी हो सकती है, जो भी हो। तो इसके लिए इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, ए होगी। ए इज फॉर एम्पियर, ये इसकी डायमेंशन है। यानी इसमें M 0 है, M 0 है, L भी 0 है, T भी 0 है, और सिर्फ इसमें एम्पियर ए का 1 का पावर है। अगर टेम्परेचर भी कहें तो टेम्परेचर का भी हो जाएगा, K 0 है या थीटा 0 है। और फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मोस्टली MLT ही लिखा जाता है। और जो फंडामेंटल यूनिट और आ रही है करंट, उसको लिख देंगे, कैंडल आ रही तो कैंडल लिख देंगे, टेम्परेचर आ रही तो थीटा लिख देंगे, या क्या लिख देंगे। तो ठीक है, सबके लिखने की जरूरत नहीं है। जो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा ये क्या होगा, E, एम्पियर। ठीक है। अच्छा एक और, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रहे, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और एक और एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट इसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान रहे, करंट डेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रहे। ये क्या होती है, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी जो होती है, करंट अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, डेंसिटी यानी कि वॉल्यूम, जैसे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम नहीं, डेंसिटी करंट डेंसिटी है। तो करंट डेंसिटी किसी सरफेस एरिया से, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी करंट टाइम में चार्ज फ्लो हो रहे हैं, भाई तो हमारी करंट कहलाती है। तो जो करंट डेंसिटी होगी एरिया होगी। तो एरिया जानते हैं, ये करंट की डायमेंशन हो गई हमारी A हो गई है, और ये एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू लेंथ, या लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, तो ये हो जाएगी L स्क्वायर। यानी इसका जो डायमेंशन होगा AL-2 होगा। ये इसकी जो यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम एम्पियर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। तो ये हमारी हो गई। लेकिन ध्यान रहे, करंट डेंसिटी कभी कभी आता है सॉर्ट आउट करने के लिए, करंट डेंसिटी क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है। तो करंट डेंसिटी क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन करंट हमारी क्या है, स्केलर है, ध्यान रहिए। इसके बाद ये जो दूसरा टर्म आता है चार्ज, ये चार्ज फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको जानते हैं कि Q इज इक्वल टू, या स्मॉल q इज इक्वल टू I इंटू टी। यहाँ पर I करंट है और T हमारा क्या होता है, टाइम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, I एम्पियर है, इसकी डायमेंशन होती है A, और T जो टाइम है इसका डायमेंशन होती है
टी होती है, यानी ए पर वन टी पर वन, इसमें जो है एम 0 है, एल भी 0 है, और टी जो हमारा है 1 है, टी हमारा क्या 1 है, उसके बाद क्या है ये एम्पियर है। यानी शॉर्ट में इसको लिखिए टी ए या ए टी इसकी डायमेंशनल फार्मूला है, किसके लिए, चार्ज के लिए। तो ठीक है, इतना ये हो गया है। दूसरा कौन सा टर्म होता है हमारा, ये होता है पोटेंशियल, वोल्टेज पोटेंशियल या ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों एक ही है, इस सबकी डायमेंशन एक ही होगी। जैसे देखते हैं वर्क और एनर्जी की डायमेंशन वह होती है, वर्क एनर्जी या फिर टार्क हो या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स हो, इन सब की डायमेंशन एक होती है। इस तरह से वर्क और एनर्जी की डायमेंशन भी क्या होती है, चार्ज होती है। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ईएमएफ, इन सब की डायमेंशन क्या होगी, बिल्कुल एक जैसी होगी, कोई फर्क नहीं इसमें है। इसको मैं जो देखिए डायमेंशन में अगर आपको फार्मूला याद है, डायमेंशन तो डायमेंशन आप कुछ बेसिक फार्मूले अगर याद है तो डायमेंशन बहुत आसानी से निकल सकते हैं। जैसा हम लिख रहे हैं, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ, इसकी डायमेंशन क्या होगी, तीनों की डायमेंशन एक होगी। इसके लिए कैसे निकालेंगे, क्या आपको कुछ फार्मूला याद आ रहा है? जो भी आपको फार्मूला आ रहा हो, जो थोड़ा सा जिसमें आपको वी इन्वॉल्व हो, तो आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल के यूनिट जो वोल्टेज होता है, जो वी होता है, ये होता है वर्क डन, वर्क अपॉन क्या होता है ये चार्ज होता है। इससे भी लिख सकते हैं आप जो है। अच्छा, एक और फार्मूला होता है कि जो एनर्जी ई होती है, एनर्जी होती है, अब देखिए एनर्जी क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। करंट और टाइम की डायमेंशन आप जानते हैं, एनर्जी की भी डायमेंशन जानते हैं, किसी भी एक फार्मूले से निकालिए, चाहे वर्क और अपॉन चार्ज से, चाहे वोल्टेज, टाइम और इससे, दोनों से बिल्कुल डायमेंशन सेम आएगी। अब देखिए हम इसी से कर रहे हैं, इसी हम वर्क वाले से कर रहे हैं। वर्क का डायमेंशन क्या होती है, वर्क की डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, डायमेंशन ऑफ वर्क है, यानी डायमेंशन ऑफ, ये इसकी डायमेंशन है, वर्क की डायमेंशन है। और चार्ज की क्या हो जाएगी, चार्ज जानते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, आई इंटू टी, तो ए इंटू टी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया है, ये क्या हो गया है, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी। देखिए जब टी नीचे है तो ये, जब टी नीचे, जब उसको ऊपर ले जाएंगे, न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये टी टू द माइनस हो जाएगा, और टी टू द पावर -1 और टी टू द पावर -2 पहले से है, तो ये टी टू द पावर -3 हो जाएगा, और ए ईपर जाएगा तो ए माइनस हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ कह सकते हैं ये। तो इसकी डायमेंशन हो गई है ये, यानी डायमेंशनल फार्मूला फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के लिए जो आया है, V का जो डायमेंशनल फार्मूला आया है एम एल स्क्वायर टी -3 और ये a -1, ये आ गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से आसानी से कर लेंगे। अच्छा, अब एक टर्म और आ जा रहा है, रेजिस्टेंस। इसको हम R कहते हैं। R जानते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। इससे भी कर सकते हैं, या अगर इसको नहीं याद आ रहा तो एक देखिए एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू, जो एनर्जी होती है ये I स्क्वायर R इंटू टी होती है। I की डायमेंशन पता है, T की डायमेंशन पता है, एनर्जी की डायमेंशन भी आपको याद है, आप निकाल सकते। एनर्जी जो होता है वर्क होता है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, उससे निकाल सकते हैं, या इससे भी निकालिए, क्योंकि अब देखिए अब V की डायमेंशन आपको पता चल गई है, V की डायमेंशन आपको इससे पता चल गई है, और I की डायमेंशन भी जानते हैं A होता है। तो अगर इससे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये M V की डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू M L स्क्वायर T -3 A -1, और नीचे हमारी I है, ये हो गया A, तो यानी ये हो जाएगा M L स्क्वायर T -3 इंटू A माइनस, ये ऊपर जाएगा तो माइनस ये भी हो जाएगा, तो A -2 हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ R, जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू M L स्क्वायर T -3 और ये A -2, ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस है।
इसी तरह से कोई भी अगर एक बेसिक फार्मूले आपको पता है, जो भी आपको याद आए, जैसे अगर हम इसको निकालते V की डायमेंशन V इक्वल टू एनर्जी से, तब भी हमारा यही फार्मूला वोल्टेज का आता। और रेजिस्टेंस का अगर हम जैसे फार्मूला एक और होता है, आप कहेंगे कि यार ये रेजिस्टेंस एक और होता है R इज इक्वल टू L/E। ये फार्मूला लगाएंगे थोड़ा सा दिक्कत आपको हुई, क्यों? क्योंकि ये रजिस्टिविटी खुद इसकी डायमेंशन नहीं पता, अभी आपको होगा, ये इसकी भी निकालेगी, तो इसकी भी डायमेंशन अभी देखते हैं हम, सब कुछ पता है हमें है तो जानते हैं। जिसमें ये इतना समझ में आ गया आपको ना, तो ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं। रजिस्टेंस, अच्छा अब एक और देख लीजिए, एक आता है रजिस्टेंस हो चुका, अब हम देखते हैं रजिस्टिविटी। ये क्या बात है, लिंक खत्म हो जा रही है। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे? जैसे अभी आपने निकाला है कि R इज इक्वल टू रो L/A। यहां पर R इज द रेजिस्टेंस, L इज द रो इज द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की होती है, इसकी वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अलग अलग मटेरियल की सबकी अलग अलग होती है, लेकिन फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल उसके लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी, L और A पे डिपेंड नहीं करेगी। L इज द लेंथ एंड A इज द एरिया। तो अब देखिए, अब रेजिस्टेंस की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं। जो रेजिस्टेंस की डायमेंशन हमारी आई है, रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन आई है, ये आई है, ये क्या है? ये अभी आपने देखा है M L स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 2 अभी निकाला है आपने। अच्छा, अब इसकी जो डायमेंशन निकालेंगे, ये जो रो रजिस्टिविटी आ रही है, ये जो होता है, ये होता है ओम मीटर। यानी ये ओम जो है रेजिस्टेंस है, ये हमें R है और ये मीटर तो है ही। यहाँ पे सीधे क्या करना है, R की डायमेंशन लिख दीजिए। R की डायमेंशन हमारी क्या है? M L स्क्वायर T माइनस 3 एंड A माइनस 2। और क्योंकि ये मीटर भी इसमें होता है, इसलिए मीटर की डायमेंशन क्या होगी? मीटर मीन लेंथ, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? ये L हो जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ द रजिस्टिविटी इज इक्वल टू M L स्क्वायर और L 3 और T पर माइनस 3 और A पर माइनस 2 का पावर। दिस इज द रजिस्टिव डायमेंशन फार्मूला फॉर द रजिस्टिविटी, जिसकी यूनिट होती है क्या? ओम मीटर। ये सब इसके अंदर क्वांटिटी है, रजिस्टिविटी है, चाहे कुछ हो, या हमारी सब क्या है ये, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक और होता है कंडक्टिविटी। क्या होता है? रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। और जो सिग्मा होता है, क्या होता है? 1 बाई रो होता है। यानी जो कंडक्टिविटी की जो डायमेंशन होगी, रेसिप्रोकल ऑफ द रजिस्टिविटी होगी। यानी रजिस्टिविटी के जो है उसका हमें जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए। यानी रेसिप्रोकल जब करेंगे तो जो रेजिस्टेंस की डायमेंशन कितनी आई, रजिस्टिविटी कितनी आई है? ये है M वह है, तो इसको ये M माइनस 1 हो जाएगी। और L 3 है तो L माइनस 3 हो जाएगी। और T माइनस 3 है तो T 3 हो जाएगी। और A माइनस 2 है तो A पर प्लस 2 हो जाएगी। ये डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी है। क्योंकि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रजिस्टिविटी। जब इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे ना रजिस्टिविटी का, तो आपको यही फार्मूला निकल करके आएगा। और इसकी यूनिट क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है, ये होती है ओम मीटर। इसका जो रेसिप्रोकल कर देंगे, जब रेसिप्रोकल कर देंगे 1 बाई रो, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 बाई ओम मीटर, या इसी को हम बोलते हैं मो बोलते हैं इसको। मो मीन ये रेजिस्टेंस का ये उल्टा बना देते हैं, -1, और ये मीटर का -1 बनाते हैं। इसके जो सिंगल जो एक वर्ड के होती है मो पर ओम पर मीटर, इसको हम बोलते हैं सीमेंस। सीमेंस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी का आपको जस्ट रेसिप्रोकल, अपोजिट में क्या रेसिप्रोकल कहिए। तो इस तरह से देखा आपने कि रजिस्टिविटी, कंडक्ट, जितने भी टर्म्स आ रहे हैं सबकी डायमेंशन एक हो गई है। अच्छा, और क्या होता है? अच्छा, एक और होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ई पढ़ा होगा,
ये जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे उसमें बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हम बोलते हैं ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ई जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है। और आपने पढ़ा होगा जो चैप्टर में कि ई जो होती है एक्चुअली में ये क्या होती है, माइनस डीवी बाई डी एक्स होती है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट डेरिवेटिव ऑफ द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ। तो ये देखिए इसमें क्या, ये माइनस साइन अगर भूल जाए तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ, dv बाई डी, यानी चेंज इन द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द लेंथ। तो आपके पोटेंशियल की डेफिनेशन पता है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी डायमेंशन पोटेंशियल की क्या, जो वोल्टेज की क्या होती है, अभी आपने यहां लिखा है, ये लिखा है आपने एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ की क्या होगी, एल हो जाएगी। तो एक एल इससे एक कट जाएगा, तो जो डायमेंशन निकल करके आएगी, ई की जो डायमेंशन आएगी, ई की डायमेंशन आएगी एम एल टी माइनस 3 एंड ए माइनस 1। ये किसकी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की भी निकल गई, पोटेंशियल की भी निकल गई। जनरली जहां पोटेंशियल होता है उसी जो है उसी के साथ लिखिए इसकी डायमेंशन, तो जल्दी कर लेंगे आप इसमें। तो देखा आपने कि पोटेंशियल की भी निकल गई, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की निकल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रहे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वोल्टेज जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो ठीक है, कुछ और टर्म रह जा रहे हैं, उसको हम देखते हैं। इसको हम देखते हैं। अच्छा, और क्या रह जा रहा है, एक टर्म और है जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम टाउ बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम है ये। तो इसकी डायमेंशन वही होगी जो टाइम की डायमेंशन होगी, यानी इसकी जो डायमेंशन होगी टाइम की डायमेंशन, रिलैक्सेशन टाइम की जो डायमेंशन होगी वो हमारी क्या होगी, टाइम की डायमेंशन होगी। यानी इसको लिख सकते हैं m0 L0, इसको लिख सकते हैं t, ए भी जीरो है, थीटा भी जीरो हो सकता है, और भी सब सारी चीजें, और भी जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी सबका पावर इसमें जीरो होगा। तो जो टाइम है वो टाइम हो जाएगा। ऐसे रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, टाइम जानते हो रिलैक्सेशन टाइम का, जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जब कोलिजन होता है थर्मल एजिटेशन के दौरान किसी उसमें, तो एक से कोलिजन, जो एक कोलिजन से जाके जब कोलाइड करता है, जो कोलाइड करने में जो टाइम लगता है एक से दूसरे में, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जनरली ये फ्यू माइक्रो सेकेंड में का ही होता है, बहुत ही कम समय का होता है। ऐसे कहते हैं मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, जिसको हम बोलते हैं किससे वगैरह, डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि पाथ है तो पाथ की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ लेंथ होगी। डायमेंशन ऑफ लेंथ या डिस्टेंस, या डिस्टेंस जो भी कर लीजिए, डिस्टेंस ही होता मीन फ्री पाथ, या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, वही होगी। यानी इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये एल होगी, एल का पावर 1 होगा। अच्छा, एक और आता है जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, एक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं वीडी। वीडी क्या है, ये भी वेलोसिटी है, तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस 1 होगी, एल टी माइनस 1 होगी। इसकी डायमेंशन निकालने के लिए जैसे आपको फार्मूला पढ़ा होगा आपने कि जो करंट होती है, जो करंट किसी कंडक्टर में जो फ्लो होती है, I इज इक्वल टू एन ई ए, और ये बी डी, यहां पर एन जो क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नंबर है, संख्या उनकी है, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाएगा, ये नहीं है ये। और ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इससे निकालिए वी डी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, आई अपॉन एन ई ए, एन ई ए, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी।
अच्छा, अगर इसको डायमेंशनली चाहते हैं कि प्रूव करना, कि कैसे प्रूव करेंगे कि वी डी इज इक्वल टू एल इंटू, इसकी डायमेंशन कितनी आनी चाहिए, एल टी माइनस वन ही आनी चाहिए। आप चाहे तो करके इसको देख सकते हैं। तो ये देखिए, जो हमारा जो वी डी है, वी डी है, ये क्या है, आई अपान एन ई ए है। आई की डायमेंशन क्या होती है, करंट है, आई इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ए। और एन जो है क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वैल्यूम। ध्यान रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नहीं चार्ज उसका नहीं है, चार्ज तो ये हमारा है ही, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वैल्यूम। तो जो इसकी जो डायमेंशन होगी एल की हो जाएगी नंबर ऑफ पर यूनिट वैल्यूम, यानी इसकी हो जाएगी एल माइनस 3, क्योंकि वैल्यूम का वो है, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन जो है, एन जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वैल्यूम, पर यूनिट वैल्यूम। तो नंबर की तो कोई नंबर मीन्स कुछ भी होगा, 10 20 100 1000 10,000 कुछ भी होगा, उसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। तो डायमेंशन किसकी होगी, वैल्यूम की होगी। तो वैल्यूम की डायमेंशन कितनी हो गई है, क्योंकि नंबर वॉल्यूम का जो रेसिप्रोकल हुआ है, यानी नंबर यानी एन अपान वी। एन की कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है, और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है एल, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एन का एल माइनस 3 हो जाएगा। और एन क्या है, चार्ज है। चार्ज की डायमेंशन जानते हैं, ये कितना होती है, ए इंटू टी होती है। चार्ज क्या होता है, ए इंटू टी होता है। चार्ज इज ए इंटू टी। और जो ए है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया की यूनिट डायमेंशन क्या होती है, एल स्क्वायर होती है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको बहुत आसानी से डायमेंशन आ जाएगी। ए और ए इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एल टू द पावर 3 है, ये एल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 अपान एल माइनस 1, और ये टी हो जाएगा। तो जब इसको ऊपर लिखेंगे तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये भी आ रहा है। या इससे कीजिए, और एक भी डायमेंशन के लिए अभी पढ़ा होगा आपने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो वीडी होता है, ये क्या होता है वीडी, सॉरी इसको जो है वी, ये भी होता है ई, कैपिटल ई अपान एम इंटू टाउ। वीडी का ये भी होता है, चाहे इससे लिखिए, इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज द मास, एंड टाउ इज द टाइम, टाउ इज द टाइम। तो इसका भी देखेंगे, इससे बिल्कुल इसकी भी डायमेंशन हमारी कितनी आएगी, एल टी माइनस 1 ही आएगी, एल टी माइनस 1 ही आएगी। तो इस तरह से देखा आपने कि डायमेंशन हमारी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी हो गई है। चाहे आप इस फार्मूले से निकालिए, चाहे इस फार्मूले से निकालिए, दोनों से डायमेंशन बिल्कुल सेम आएगी। चाहे वेलोसिटी है, सीधे एल इंटू एल माइनस टी है, कोई चीज में कुछ सोचना ही नहीं, किसी फार्मूले की इसमें आपको जरूरत नहीं है, सीधे आप उसका जो है ये आंसर लिखिए कि वेलोसिटी है, चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, चाहे वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, कुछ भी कहिए, सबकी डायमेंशन जो होती है वेलोसिटी की किसी भी तरह की एल टी माइनस 1 होगी। तो ठीक है, एक और टर्म बच रहा है, वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी की डायमेंशन कई बार एग्जाम में आई है। मोबिलिटी, मोबिलिटी आप पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबिलिटी ऑफ होल एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी जो है ये मोबिलिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल। अच्छा, इसके लिए जो फार्मूला होता है, मोबिलिटी जो म्यू होती है, ये होती है वी डी अपान ई, वी डी अपान ई। जहां पे वी डी हमारी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ई जो हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इसको लिख डालिए, मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेलोसिटी है, इसका जो डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1 होता है। और जो ई है, ई की डायमेंशन अभी आपने देखा है, याद कर लिया तो लिख लीजिए, ई की जो डायमेंशन है ये क्या है, ये एम एल टी माइनस 3 एंड ए माइनस 1, ए माइनस 1 है। तो अब इससे निकाल लीजिए डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी। देखिए एल और एल इससे तो कैंसिल हो गया। अब देखिए थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको। अब जब इसको लिखेंगे तो ये m है, ऊपर नहीं है नीचे है, तो ये हो जाएगा m माइनस 1। और देखिए t माइनस ऊपर है, अब ये t माइनस 3 नीचे है, तो जब t माइनस 3 को ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो t पावर 3 हो जाएगा, t पावर 3 माइनस t पावर 1, ये हो जाएगा t पावर 2 हो जाएगा। और a जब नीचे है यानी डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा
ये हो जाएगा A प्लस। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर द मोबिलिटी। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी आपके पास टर्म थे वो सब की डायमेंशन कुछ ना कुछ हो गई है। इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए या फिर इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, याद रखें, क्योंकि डायमेंशन आपको ज्यादा याद होनी चाहिए, लेकिन याद सबका कहाँ करेंगे, हजारों फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उसको आप याद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए है बेहतर होगा कि आप कोई ना कोई एक फार्मूला याद रखिए, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन, किसी भी तरह का हो, सबका ये हो। जैसे अभी आपके जब इसी सर्किट में आएंगे तो वहां पर एक टर्म आएगा इंपीडेंस। इंपीडेंस भी रेजिस्टेंस होता है, यानी जो डायमेंशन रेजिस्टेंस की होगी वही इंपीडेंस होगी, चाहे वो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो या किसी तरह का हो। तो ठीक है, ये आपके लिए जो है आज ये काफी है इतना। ये पे लेक्चर को करते हैं समाप्त। इसको पढ़िए डायमेंशन से, इससे आता है क्वेश्चन, कभी कभी आता है, जरूर आता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में भाई वहां पे एक एक नंबर के लिए आधे आधे नंबर से आपकी मेरिट काफी रुक जाती है। इसलिए इसको पढ़िए, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। और बेटा नोट कर लीजिए, मेहनत का जो होता है, हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। अगर आप मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, इस बात को जरूर ध्यान दीजिए। लेकिन आप इसके लिए क्या चाहिए, आपको पक्का इरादा करना चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन कि हमें अगर हमने क्वालिफाई करना है इंजीनियरिंग, जेई क्वालिफाई करना है तो बिल्कुल पक्का इरादा कर लीजिए इस बात का, उसी हिसाब से मेहनत कीजिए। ऐसे नीट का है, नीट में भी है आपने कि हम डॉक्टर बनना है, हम यार नीट क्वालिफाई करना, पक्का इरादा कर लिए, मेहनत कीजिए, कोई मान बिल्कुल सिलेक्शन होगा ये। तो ऐसा कोई नहीं है कि बहुत वो है। आपको सुना होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि दुनिया में कुछ असंभव है ही नहीं, यानी असंभव का शब्द सिर्फ मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। इम्पॉसिबल इज द वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। उसकी एक कहानी है, ठीक है, उसको हम बाद में शेयर करेंगे, पहले आप इसको देखिए। थैंक यू वेरी मच।